हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं अगर शुरू की तो इसीलिए मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जुड़ चुका हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अकाउंट्स, आप लोगों का बहुत सारा वक्त जा रहा है प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करने में, समझने में कि कहां से शुरुआत करें, कैसे उसको फिनिश करें। अच्छी बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि अगर हम 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर करते हैं, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करता हूं, जो 12 मार्क्स के लिए एक सम आने ही वाला है, एनपीओ चैप्टर नंबर 2 अच्छे से 12 मार्क्स का एक सम आने ही वाला है, तो ये 24 मार्क्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, तो मेरे 44 मार्क्स खत्म हो जाते हैं। तो सर और मैडम, वो 44 में का जो 20 मार्क्स का पोर्शन है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते और अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स लाने में बहुत सारी चीज जो हर्डल बन के आती है, मेन चीज वो है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं वही बात करने वाला हूं। जब आप रिलैक्स हो, शांति से इस वीडियो को तब देखिए। आप अगर कहीं बाहर घूम रहे हो, अगर आप वॉक पे जा रहे हो, हेडफोन लगा लीजिए, मेरे आवाज को सुनते रहिए, तो भी ये यूजफुल रहेगा। अब आते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। 20 में से 20 मार्क लाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए सर और मैडम, आपके अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो सवाल आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A। 5 मार्क्स के लिए बच्चे यहां पे सबसे बड़ी सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। 1 मार्क्स का एक है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए जाते, ABCD। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन 1 का मतलब नंबर लिखेगा और सीधा करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन है, डेमो के तौर पे देख लेते हैं। सर क्या है लिखा है, देखते हैं। चलो, उन्होंने कहा है कि टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, गौर करना, नेट प्रॉफिट की बात की, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश डैश अकाउंट इज प्रीपेड। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए तो आंसर क्या है मालिक? आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट लिखना कैसे है? बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, पहले इसमें मैं समझा रहा हूं, बाकी तो मैं सीधा एकदम थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगा ताकि आप लोगों को समझे। और एक एमसीक्यूज इसी चैप्टर का आपको दिख जाएगा कि अरे हाँ, ये करना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, समझिएगा। और इंपॉर्टेंट है, इतना क्या तो भी चलेगा। तो सर अभी ये तो समझ गया, अगर ग्रॉस यहां पे रहता, लर्न मत करो सर, आपको पता है कि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाता? ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि यहां पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, तो आप कौन से अकाउंट से आपको मिलेगा? P&L अकाउंट से आपको ये चीज मिलेगी। लेकिन इसे आप लोग प्रॉपर देखिए, यहां पे प्रॉपर आपको लिखना है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है आंसर। फर्स्ट पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, लगता है तो 2 अंडरलाइन कर दीजिए सर, ओके, इज प्रिपेयर्ड। और आपका 1 में से 1 मार्क्स आपको मिल गया, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है रीराइट सेंटेंसेस। तो ये गलती मत करना सर और मैडम। चलो आ जाते हैं पहले दूसरे एमसीक्यूज पे, ध्यान दो। अ डैश डैश इज इंटेंजिबल एसेट। 4 ऑप्शन दिया आपको, गुडविल, स्टॉक, कैश, फर्नीचर। ये तीनों के तीनों टेंजिबल एसेट है। अगर मैं क्विक बता दूं, टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क है? जिन एसेट को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एसेट है, राइट, इसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, ये इसे कहते हैं टेंजिबल। जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, राइट, उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट है सर। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा गुडविल। मैंने इंटेंजिबल का मतलब भी बता दिया और आपका आंसर भी आपके पास आ गया। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, बाकी सब टेंजिबल एसेट है। आईएमपी एमसीक्यूज आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर, जो पार्टनर को हमने दिया है, सॉरी पार्टनर जो फर्म को दिया है, टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ डैश डैश। अब इस क्वेश्चन को समझने में बच्चों को टाइम लग जाता है। पहला लाइन तो समझ गया, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे आपको याद है कि पार्टनरशिप के सम में अगर कोई भी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है, तो आप क्या लेते हो? इक्वल, यस और नो, इक्वल PSR लेते हो। वैसे अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने लोन किसको दिया है? फर्म को दिया है। और
इंटरेस्ट रेट की बात कुछ नहीं की हुई है, तो बताइए कितना परसेंट इंटरेस्ट आप वहां पे लोगे? ऑप्शन ए 5%, 6%, 10% और 9%। बताइए तो दोस्तों। आंसर इज, आई होप आप लोगों को सही आंसर पता होगा। आंसर इज 6%। पूरा का पूरा स्टेटमेंट और बाद में लिखना, और ये आईएमपी कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल दो इसका। अगर आ गया इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट एग्रीमेंट, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो आप कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो अलाउ करोगे? आंसर इज 6%। नाउ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर और मैडम। क्या रहेगा बताओ? पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है करके। सुनो, जहां पे जिस भी अच्छा लाइबिलिटी तो पता है ना सर, आई होप हाँ ये पता रहेगा। अब अनलिमिटेड मतलब क्या? जिस भी लाइबिलिटी में पर्सन के, पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। बिजनेस प्रॉपर्टी तो बेची जाएगी ही। अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया है, मेरे बिजनेस प्रॉपर्टी 7 लाख की थी, वो बेच के 7 लाख तो रिपे किए, कितने बचते? 10 लाख में से 3 लाख। तो सर वो 3 लाख के लिए हो सकता है या होगा ही मेरे पर्सनल असेट भी अटैच हो जाए, मेरे घर गाड़ी बेच के भी उसको लोन को क्या करना पड़ेगा? रिपे करना पड़ेगा। तो जब पार्टनर के, किसी भी पर्सन के पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, राइट? और लिमिटेड मतलब सर सिर्फ बिजनेस असेट्स तक बात रहेगी। तो एनीवेज पार्टनरशिप में हमारा जो बिजनेस पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो क्या रहता है? अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से साल से इन फोर्स मतलब एग्जिस्टेंस में आया है सर? फ्रॉम द ईयर ऑफ व्हाट? 1932। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म्स आर डैश डैश अकॉर्डिंग टू, सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा स्टेटमेंट ही इसे लिखिए सर। देखो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए, अंडरलाइन कीजिए सर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म्स आर 50 अकॉर्डिंग टू व्हाट? द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। बच्चे बताते हैं टीचर को, बोलते हैं मैडम मैडम यहां पे आइए, ये देखो गलत हो गया, पार्टनरशिप एक्ट में कंपनीज एक्ट का नाम दे दिया। नहीं, वो बिल्कुल ही सही है। उन्होंने क्या कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे एज पर कंपनीज एक्ट? तो आपका आंसर होगा 50। यहां पे आपका पहला पार्ट खत्म हो जा रहा है सर, यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म हो जा रहा है। 10, 25, 20, 50, क्योंकि यहाँ पे आईएमपी करो इस क्वेश्चन को, कंपनीज एक्ट 2013 दिया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे आंसर किया है 50। ठीक है एवरीवन, यस और नो? यस सर। चलो 6 एमसीक्यूज डन। ओके सर और मैडम आगे के एमसीक्यूज। चलो ये सारे चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अमोल कासारे के से टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, अपना एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको क्रैश बैच ज्वाइन करनी है तो वैसे आप इंक्वायरी कर सकते हो सर। पूरी चीज़ें लाइव में आपकी खत्म की जाएगी, और बिलीव में होता है, आप 0 से भी हो तो भी 2-2.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। नाउ पे अटेंशन सर और मैडम, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दूसरे सेक्शन में हम चले गए। व्हेन द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज डैश डैश फॉर डैश डैश क्या फॉर डैश डैश मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स की बात दी, परसेंटेज तो ठीक है लेकिन मंथ्स की बात दी है। ड्रॉइंग समझता है सर? यस। कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। कंसेप्ट खत्म ड्रॉइंग्स का। यस सर। अगर डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को आंसर पता चल गया, कितना रहेगा? 6 मंथ्स हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो कितने महीने के लिए चार्ज होता है? फॉर 6 मंथ्स। ओके। इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, ध्यान से सुनना, अगर फिक्स कैपिटल मेथड को हमने अडॉप्ट किया हुआ है सर और मैडम, इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में जाएगा? और सीधा सीधा आपका सर यहां पे आंसर बन रहा है, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। देख लीजिए, 1 मिनट, आंसर भी टिक कर लेते हैं, 1 मिनट है सिर्फ, यहां पे हम लोग आंसर भी टिक कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट से, या ठीक है, ये रहा। चलो क्विक पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है सर। अब ये क्या सीन है पहले तुमको बताता हूँ। फिक्स कैपिटल मेथड क्या है पहले तो ये सुन लो। सर फिक्स कैपिटल मेथड मतलब ना, जहां पे आप लोगों को उस ट्रायल बैलेंस में
मतलब 2 कैपिटल दिए रहेंगे, मतलब ऐसे ध्यान से सुनो, मतलब इस चीज़ को समझ लो ताकि आप ना थोड़ा उसको महसूस कर पाओगे चीज़ों को कि हाँ क्या चल रहा है। आपका ट्रायल बैलेंस है, राइट। ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को एज और बीस कैपिटल तो दिया रहेगा, लेकिन एक तरफ ना करंट अकाउंट भी दिया रहेगा। मतलब एज कैपिटल और बीस कैपिटल नॉर्मल कैपिटल के साथ वहां पे करंट अकाउंट स्पेशली दिया रहेगा। तो जहां पे करंट और फिक्स दोनों सेपरेट दिए हुए, आप समझ जाओगे कौन सा मेथड है अभी, फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स में आप लोग सारा जो भी एडिशन, जो भी नो सब्ट्रैक्शन, ड्रॉइंग्स माइनस करना, एडिशनल कैपिटल ऐड करना, ये सारी चीजें कहां पे करते हो, पार्टनर के करंट अकाउंट में करते हो। इसीलिए फिक्स कैपिटल मेथड में आपका आंसर आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट करके। आगे देखते हैं, अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब यहां पे बात आ गई सर फाइनेंशियल पोजीशन की। अब फाइनेंशियल पोजीशन का जो भी है स्टेटमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट सर, अंडरलाइन कीजिए। 3, A statement showing financial position of business is called what? Balance sheet। समझा दोस्तों। अब आंसर आपको एक और बात बता दो, आप 1.5 की स्पीड पे भी देख रहे होगे, बहुत सारे बच्चे आई थिंक सो उसी पे देख रहे होगे। आप 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो भी लेक्चर आपको समझेगा ही। ट्राई करके देखिए तो कम से कम टाइम में आपका ये लेक्चर खत्म होगा। जस्ट लाइव लेक्चर के बाद आप जब डेफिनेटली कभी भी वीडियो देखो, स्पीड में देखो, फिर 2 की स्पीड पे देखना एक बार देखने के बाद, तो आपका मल्टीपल रिवीजन होते रहेगा। नाउ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू डैश डैश अकाउंट। बेटा अंडरलाइन करना, अगर मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या आईएमपी एमसीक्यूज में आ जाता सर। क्या कहा है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। और सर ये बचपन की बात थी, 90% जनता ना वेजेस अकाउंट को आंसर टिक करती, लेकिन ये गलत है। आप कभी भी मशीन के इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये समझा जाता है वो मशीनरी के ही कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए आप जब भी इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करोगे सर, जैसे कि 1000 रुपया मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, मशीनरी के कॉस्ट में। इसीलिए हमारा एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कैश। समझ लो कि कैश गया है, तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी आया ना, तो डेबिट किससे जाएगा सर, मशीनरी अकाउंट को जाएगा। आईएमपी एमसीक्यूज कीजिए यहां पे, वेज 2023 के एग्जाम का आईएमपी एमसीक्यूज कर लीजिए सर। यहां पे वो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ फर्नीचर अगर दे देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा सर। गलती से भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, वेजेस आया ना वो ट्रेडिंग अकाउंट को डाल देंगे, ये भी गलती हो सकती है, ऐसे मत कीजिए। इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप समझिए ये 1 मार्क्स लाना भी कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी मेहनत लग रही है इसे। फुकट में मार्क्स तो मिलेगा नहीं सर, आगे पीछे वाले के भरोसे कब तक जाएंगे हम लोग। समझिए, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। अभी देखो रिटर्न आउटवर्ड का विषय बच्चों को नहीं समझता, ये क्या चीज है पता है सर और मैडम, एक तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का कंसेप्ट है। अब मैं इसको सिंपल सी बात बताता हूं, ये रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड का अगर आपको कंसेप्ट ही खत्म करना है तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले मैं समझाऊंगा और फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये सपोज ये समझ लो ये सेलर है, ठीक है, और ये है बायर, ये सेलर है और ये ब्लैक में जो बंदा दिया है ये है बी फॉर बायर, ठीक है। अब मैं इसके एंगल से बात कर रहा हूं, बिजनेसमैन ना सेलर के हिसाब से हम बात करेंगे। इसने गुड्स सेल किए, ठीक है, पहले गुड्स सेल किए तो बाहर गए थे और सेल किए हुए गुड्स वापस आए, तो बिजनेस में रेड वाला पोर्शन देखो इन हो रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। बोलो सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस कर देंगे, सेल्स में से। हमको पता है सर सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होता है, सेल्स में से, और सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। ओके ठीक है। अब क्या हुआ सर, आपने ना गुड्स ग्रीन में देखो, मैंने गुड्स क्या किए थे, परचेस किए थे, मैंने गुड्स क्या किए थे, परचेस किए थे, तो बिजनेस में आए और मैंने क्या किया, वो परचेस किए हुए गुड्स वापस भेज दिए। ब्लू में देखो, अब ग्रीन में देखो, मैंने गुड्स परचेस किए थे, परचेस किए हुए गुड्स में वापस भेज रहा हूं, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न हम किस में से माइनस करते हैं, परचेस में से। सिंपल सी बात थी कि नहीं, यस और नो। सर ये एमसीक्यूज 1 मार्क्स के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा आपको ना उलझन में डाल दिया। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या है ये समझा, यस सर। पहले तो ये समझो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेस रिटर्न, और अगर वो परचेस रिटर्न है, परचेस किया, अब मैं उसे बाहर भेज रहा हूं, मतलब रिटर्न कर रहा हूं आउटवर्ड, तो परचेस रिटर्न क्या हो गया सर आपका,
किस में से माइनस हो जाएगा? वो परचेस में से माइनस हो जाएगा। कि एमसीक्यूज ध्यान से पढ़िए, रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, किस में से डिडक्ट होगा? वो परचेस में से। ओके, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट। सर ये देखिए कितने बच्चे आंसर बताएंगे, चलो समझो सर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है सर, तो इसका मतलब वो क्लियरली कहना चाहते हैं कि आपके P&L का क्रेडिट साइड हेवियर है। मतलब सपोज ये 1 लाख बैलेंस है क्रेडिट साइड का और आपका डेबिट साइड का बैलेंस है ओनली 70,000, तो 1 लाख में से 70,000 गया P&L में, तो क्या आएगा सर? बट ऑब्वियस सी बात है नेट प्रॉफिट। तो ये समझना है आपको सिर्फ कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है सर? वो नेट प्रॉफिट इंडिकेट करता है। बहुत बच्चों को क्रेडिट बैलेंस ही नहीं समझता। यस और नो दोस्तों? यस, क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका क्रेडिट साइड हेवियर है, ज्यादा है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, दिमाग इसी चीज को मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल फॉर्म में दिया कि क्रेडिट साइड 1 लाख, डेबिट साइड 70,000, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट साइड का। तो कौन सा बैलेंस कहा जाएगा P&L का? क्रेडिट बैलेंस। तो इस केस में क्या होता है? 30,000 का नेट प्रॉफिट। आंसर आ गया। ठीक है सर, तो ये यहां तक हमने चीजें तो बहुत अच्छे से खत्म कर दी है सर। अब ध्यान दो, यहां पे रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज शोन ऑन विच अकाउंट सर? रॉयल्टी अगर हम प्रोडक्शन पे देते तो आपको पता है कि रॉयल्टी को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। अंडरलाइन कीजिए, रॉयल्टी कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ एट विल अपेयर ऑन डैश डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कौन सा? ये IMP करो, इसको IMP करो सर। ये डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है वो एडजस्टमेंट कि मैंने 50,000 रुपए दे दिए एडवर्टीजमेंट के फॉर 5 ईयर्स। कितने? 50,000 रुपीज दिए फॉर 5 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं? हम लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, पहले समझ लो इस चीज को। सर क्या बताया आपने? मैंने 50,000 रुपीज दिए फॉर 5 ईयर्स, तो मैं इस साल का 10,000 रुपया P&L को डालता हूं और 40,000 रुपीज जो मैंने बट ऑब्वियस एडवांस में इस साल पेड कर दिए हैं, वो बैलेंस शीट के हम असेट साइड को पोस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारा कुछ बाइफर्केशन होता है। आपको 20,000 का भी एडजस्टमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि 20,000 फॉर 2 ईयर्स, तो 10,000 आप P&L में पोस्ट करते हो और बचे हुए 10,000 आप बैलेंस शीट के असेट साइड में डालते हो सर। तो दैट्स वाई यहां पे उन्होंने आपको वही पूछा था कि बताइए कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ एट, जो अभी तक 50 में से 10,000 तो रिटर्न ऑफ कर दिए, वो जाएंगे P&L में, लेकिन 40,000 बाकी है रिटर्न ऑफ करना। वो किधर जाएंगे? दैट इज अपेयर ऑन द असेट साइड ऑफ व्हाट? बैलेंस शीट। तो आपका आंसर हो जाएगा असेट। है कि नहीं सर? मैडम आपको ये देखो, ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगे। और दोस्तों यही ऐसे ही आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। OCSP इको यहां पे ना पढ़ते वक्त ही थियरी के हिसाब से एमसीक्यूज में इतना दिक्कत नहीं जाता, क्योंकि कंसेप्ट में कवर हो जाता है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम आती है सर और मैडम कहां पे? अकाउंट्स में, क्योंकि हम अकाउंट्स में थियरी पढ़ते ही नहीं। हमारा अप्रोच थियरी का होता ही नहीं एमसीक्यूज का, हम सीधा प्रैक्टिकल पे जाते हैं। और बहुत बच्चे रट्टे, उनको तो छोड़ ही दो विषय। तो आप समझ गया? यस सर। पर्सनल मेडिकल, अब पर्सनल वर्ड आया तो ये तुमको समझ जाना चाहिए था। मेडिकल बिल ऑफ पार्टनर पेड फ्रॉम बिजनेस इज नॉन एज वॉच ड्रॉइंग्स। आंसर आपका यहां पे भी खत्म हो गया करके। ठीक है सर, चलो यहां पे आप लोगों के सारी चीजें, सब बातें मैंने आपको बता दी है, राइट। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हमने खत्म कर दिए। क्वेश्चन 1A जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें आपके लिए हम करेंगे। पूरा रिराइट सेंटेंस मतलब आपको आंसर भी लिखना है, लेकिन क्या? सेंटेंस के साथ वापस लिखो, उसको प्रॉपर आंसर है वो लिखना और फिर अंडरलाइन करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया डेमो में। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला पूरा क्वेश्चन वापस लिखा मैंने, सेंटेंस और आंसर को अंडरलाइन कर दिया। आप 2 अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है करके। दोस्तों ये पहला वीडियो था। आई होप आपको ये समझा रहेगा, थोड़ा फायदा हुआ रहेगा। जब आपके पढ़ने की इच्छा नहीं है तब आप मेरे पास आइए, मेरे वीडियोस को देखिए। आप 1.5 की स्पीड पे देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, समझना चाहिए, ये मैटर करेगा। ये साइड में लिख लीजिए, राइट। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहीं पे मैं रुकता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।